आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ बायोलिंगुअल है, यानी कि दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे देखने को आप लोग को मिलेंगे। क्वेश्चन के ऑप्शन को मैं पूरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोग को एक ऑप्शन के चलते 2-3 और आंसर मिल जाए। तो इसमें है 7 महीने से 12 महीने तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। ये पीरियोडाइजेशन की बात किया है, इस क्वेश्चन में पीरियोडाइजेशन की बात किया है। और पीरियोडाइजेशन 3 तरह के होते हैं। उसमें होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल में एक प्लान बनती है, ट्रेनिंग प्लान बनती है, उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो जो प्लान होती है ईयरली होती है, और मेजो जो होता है वो मंथली होता है, और माइक्रो वीकली होती है। तो इसमें पूछा है कि 7 से 12 मंथ, यानी कि 7 to 12 मंथ। तो 7 जब 12 मंथ की बात करें तो ईयर में आ गया, तो इसलिए यह मैक्रो साइकिल होगा, इसको कहेंगे मैक्रो साइकिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो चौथा है ऑप्शन ये सही है। और कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल होता है कि हार्ट का सिस्टोल और डायस्टोल, कंप्लीट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल का जब ये कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, तो उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इसका जो टाइमिंग है 0.8 सेकेंड होती है। और माइक्रो साइकिल जो होती है, माइक्रो साइकिल की जो बात करें तो माइक्रो साइकिल वीकली होती है। और फर्स्ट है मेसोस चक्र। मेसोस चक्र जो होता है वो मंथली होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना के बारे में पूछा है, कब हुई थी। तो आप सभी को पता होगा 1984 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है कोच को दिया जाता है, और यह 1965 में दिया गया था। और इसे खेल और युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जो कोच होते हैं उन्हें प्रदान करते हैं। और पद्मश्री जो दिया गया था 1954 में, यह खिलाड़ी और सिविलियन को भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में, और यह खिलाड़ी के 4 साल के रिकॉर्ड को देखकर दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल जो है रत्न जो है, यह खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। और यह 1991-92 से स्टार्ट किया गया था, और इसे पहला प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस सीखना प्रारंभ करता है तो इस प्रक्रिया में परिवर्तन प्रभाव है। यानी कि बैडमिंटन खिलाड़ी, आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर स्किल, ज़्यादातर शॉट्स बैडमिंटन का टेनिस में यूज होते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और किस टाइप की लर्निंग है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। तो जो हमें स्किल दूसरे स्किल को सीखने में, दूसरे चीज़ को सीखने में सहायक हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि बैडमिंटन की स्किल टेनिस को सीखने में पॉजिटिव काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और नेगेटिव होता है कि जब हम कोई स्किल से दूसरे स्किल को सीखने में हमें हिंड्रेंस होता है, बाधा होता है, बाधा उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जिस प्रकार एक बास्केटबॉल खिलाड़ी एक
बास्केटबॉल खिलाड़ी हॉकी यानी फुटबॉल या हॉकी सीख रहा है, तो उसको फुटबॉल और हॉकी सीखने में थोड़ी बाधाएं होगी, लेकिन उसके जो फिटनेस हैं उसी से संबंधित रहेंगे। और न्यूट्रल जो है, जिस प्रकार एक स्विमर एक टेनिस स्किल सीखता है, तो टेनिस स्किल और स्विमर की स्किल से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त अल्पता यानी कि स्टेट ऑफ एनीमिया अकर व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन, यानी कि रक्त की इस अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब निम्न की कमी होती है। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, कहने का सेंस ये है। तो रक्त प्लेटलेट्स की कमी के कारण रक्त की अल्पता नहीं होती है। प्लेटलेट ब्लड को जमने में मदद करता है। और ब्लड प्लाज्मा आप जब कभी भी देखे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लड प्लाज्मा, जब कभी देखे होंगे कटता है तो एक सीरम टाइप निकलता है, येलो टाइप का होता है, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। उसके बाद ब्लड शुगर यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अधिक हो जाना, उसको बोलते हैं ब्लड शुगर। उसके बाद उसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं, ब्लड शुगर भी बोलते हैं। फिर हीमोग्लोबिन, यानी ये हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन। जो हीम है, हीम एक प्रोटीन होती है, और ग्लोबिन जो हीम एक कण होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो ब्लड में 95% जो प्रोटीन होती है ग्लोबिन, और हीम जो होते हैं कण 5% होते हैं। तो इन्हीं के कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डिजीज इज आल्सो कॉल्ड लॉकजा, किस बीमारी को लॉकजा बोलते हैं। तो लॉक मतलब लॉक होना, बंद होना, और जौ माने जबड़ा। ये टिटनिस एक ऐसी बीमारी है, टिटनेस, जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और उसी के कारण जबड़े लॉक हो जाते हैं। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जो किसी नुकीले धारदार हथियार से कटने के बाद उस पर जब हम बाहरी पार्टिकल्स टच करते हैं तो इसी के कारण टिटनेस होते हैं। रैबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया एक कुत्ते के काटने से होता है। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, जिसे कुष्ठ रोग भी बोला जाता है, इसको दूसरा नाम है हैंसन डिजीज। और मीजल्स मीन्स खसरा, इसे यह वायरस से होता है, खसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जब द रिसेप्टर लाइन इन ज्वाइंट एंड मसल्स, यानी कि रिसेप्टर ज्वाइंट और मसल्स में, जोड़ों और पेशियों में होते हैं, वे हैं, मतलब क्या हैं, जो ज्वाइंट, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रो रिसेप्टर, यानी बाहरी रिसेप्टर, जो बाह्य संवेदनाओं को लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये नहीं होगा। और इंट्रो रिसेप्टर, जो आंतरिक संवेदनाओं को लाते हैं, वो ये नहीं होगा। और सी है, तीसरा ऑप्शन नंबर 3 है, प्रोपियोसेप्टर। तो प्रोपियोसेप्टर ही इसमें सही है, यानी कि रिसेप्टर को जो मसल्स और ज्वाइंट में पाए जाते हैं उसको प्रोपियोसेप्टर बोलते हैं। प्रोपियोसेप्टर मसल्स, ज्वाइंट, लिगामेंट, टेंडन इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन ये मैचिंग वाला है, तो इसको मैच करना है, अच्छे से मैच करा रहा हूँ आप लोग को। अब इसमें मैकेनिकल दिया है, तो मैकेनिकल किससे संबंधित है, हाइप्नोसिस यानी मोह निद्रा, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग उपकरण और कैफीन। तो इसका इससे संबंधित है, उपकरण से, मैकेनिकल उपकरण से।
और मनोवैज्ञानिक मोह निद्रा से, और औषधि फार्माकोलॉजिकल जिसे बोलते हैं कैफीन से, और पौष्टिक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। अब इसमें आप लोग आप मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक स्थिति, कहा है कि एक स्थिति में सीखी गई सीख एवं आदतों को दूसरी स्थिति में वहन करना कहलाता है। यानी कि एक स्थिति में कुछ सीखे हैं और दूसरी स्थिति में उसी से दूसरा चीज़ सीख रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व, निगेटिव लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, प्ले टू। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इसमें एक लर्निंग कर्व की बात किया है, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व आप लोग देखे होंगे, एक लर्निंग कर्व सीखने का कर्व ग्राफ बनाया जाता है जिसमें इनिशियल स्पर्ट, प्ले टू और सडन स्पर्ट होता है। तो इनिशियल का मतलब प्रारंभिक अवस्था जिसमें व्यक्ति जल्दी सीखता है, प्ले टू मतलब वह एक ही स्थिति में बना रहता है, यानी कि कुछ डीमोटिवेटेड फैक्टर होते हैं जो उसको बढ़ने नहीं देते हैं। और इनिशियल स्पर्ट जब उस प्लेटू को ओवरकम करता है, दूर करता है, साइकोलॉजिकल से, ट्रेनिंग से, रेस्ट से जैसे भी दूर करता है, तो अचानक उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं इनिशियल स्पर्ट। तो निगेटिव लर्निंग की बात कर दी है। निगेटिव लर्निंग का मतलब कि एक स्किल दूसरे स्किल में बाधा डाले सीखने में। और प्लेटू का मतलब कि परफॉर्मेंस स्टेबल लाए, ना घटे ना बढ़े, उसको बोलते हैं प्लेटू। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय। मांसपेशीय संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत दिया गया था? किसने दिया था? पाइथागोरस ने नहीं दिया था, डार्विन ने नहीं दिया था, और ऑप्शन नंबर 3 है हेक्सले ने जो दिया था वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया। स्लाइडिंग फिलामेंट, स्लाइड माने स्लिप करना, उस पर फ्रिक्शन घर्षण करना, अरे स्लाइड करना, अरे सरकना जिसे बोलते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट जो होते हैं हमारे मसल्स में पाए जाते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइड करता है, उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसे हेक्सले ने दिया। न्यूटन के 3 नियम दिए थे, और यह जो 3 नियम है वो काइनेटिक के अंतर्गत आता है, काइनेटिक फोर्स का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है? यानी इंग्लिश में बोला है कि हाइपर एक्सटेंशन अकर व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड। हाइपर एक्सटेंशन यानी कि जब 180 डिग्री से आप ऊपर जाएंगे तो हाइपर एक्सटेंशन होगा। जैसे आप अपनी एल्बो को फोल्ड किए और एक्सटेंड किए, जब सीधा किए तो 180 डिग्री पे होता है, उससे वो बियॉन्ड ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। यानी 180 डिग्री से ऊपर ले जाने पे हाइपर एक्सटेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर थ्रो कर सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा थ्रो कर सकते हैं हाई, तो जब 90 डिग्री एंगल पे आप किसी चीज़ को थ्रो करेंगे तो एकदम सीधा जाएगा और हाइट पिक पे जाएगा। और ज़्यादा दूर अगर थ्रो करना है तो सरफेस से 45 डिग्री एंगल पे आप थ्रो करेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैच कर दे रहे हैं हम। हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है? बैक ऑफ द थाई। हैमस्ट्रिंग भी ग्रुप ऑफ मसल्स होती है और यह नी को फोल्ड करने का काम करती है। नी को, इसका क्वेश्चन पूछता है कि हैमस्ट्रिंग का काम क्या है, तो नी को फोल्ड करने का काम हैमस्ट्रिंग करती है। और हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स होती है, इसमें कई मसल्स होती हैं। ग्लूटियस जो होती है ये हिप की मसल होती है, ग्लूटियस हिप की मसल होती है। और लेटिसमस डार्सी लेटरल इन द बैक, जो बैक मसल होती है लेटिसमस डार्सी,
और गैस्ट्रोस्नेमियस काफ की मसल को बोलते हैं। गैस्ट्रोस्नेमियस कफ की मसल की बोलते हैं। तो इस तरह आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें सीक्वेंस आर्डर बनाना है कि एक अच्छे परीक्षण के महत्व का अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही का मतलब डिसेंडिंग आर्डर, सबसे पहले बड़ा कौन होगा और उसके बाद छोटे कौन होंगे। तो किसी भी टेस्ट का जब एक डिसेंडिंग आर्डर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इसमें वैलिडिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वैलिडिटी। उसके बाद रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिविलिटी। अब वैलिडिटी क्या होती है कि कोई भी इक्विपमेंट से जब हम किसी चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं तो क्या वह एग्जैक्ट मेजर कर रहा है, वह इक्विपमेंट उसके लिए सही मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह उस इक्विपमेंट की वैलिडिटी होती है। जिस प्रकार आप हाइट नापने के लिए स्टेडियोमीटर का यूज करते हैं, तो यह देखा गया है कि स्टेडियोमीटर एग्जैक्ट हाइट का मेजर करता है, यानी कि स्टेडियोमीटर हाइट मेजर के लिए वैलिड है, तो उसको बोलते हैं वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि जब सेम टेस्ट लेने वाला किसी सब्जेक्ट पे, किसी व्यक्ति पे, किसी बच्चे पे वह सेम कंडीशन में बार बार टेस्ट ले और उसका रिजल्ट हाई कोरिलेट हो, लगभग में स्कोर आए, तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, यानी वह रिलायबल है। यानी पहली बार जब वो टेस्ट लिया तो 90 पाया, दूसरी बार टेस्ट लिया तो 92 पाया, तीसरी बार टेस्ट लिया तो 91 पाया, यानी कि उसका जो तीनों स्कोर है कोरिलेट है, लगभग पास है, तो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को बोलते हैं टेस्ट टेस्ट लिया फिर टेस्ट लिया। ऑब्जेक्टिविटी में है कि सेम टेस्ट द्वारा सेम टेस्टी पे, सेम सब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक टेस्ट लेने वाले जब टेस्ट लेते हैं और सभी का स्कोर सेम आता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अब एडमिनिस्ट्रेटिविलिटी बात है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, किस प्रकार टेस्ट को आप कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि किस प्रकार टेस्ट आप ले रहे हैं, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, प्रशासनिकता। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन नोन एज, यानी कि शरीर के आंतरिक क्रियाओं में साम्य अवस्था एवं संतुलन की अवस्था को क्या कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, हाइपोकाइनेटिक और होम्योस्टैसिस और एनाबॉलिज्म। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस की बात कर रहे हैं कि जो बाहरी वातावरण है, इंटरनल साम्यावस्था, बाहरी और आंतरिक अवस्था जो बनी रहती है हमारे शरीर में, जो इंटरनल संतुलन बना रहता है, उसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म, शरीर में चयापचय की क्रिया होती रहती हैं, यानी कि हमें एनर्जी के लिए हमारी सेल का ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है जुटना, कैटा का मतलब होता है टूटना। सेल का ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और सेल रिसेंस्थाइज होती है जब बनती है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, तब जाके हमें एनर्जी प्राप्त होती है। हाइपोकाइनेटिक का मतलब होता है, हाइपो मीन्स कम और काइनेटिक माने गति, काइन से संबंधित है, गति से, कम गति को ही हाइपोकाइनेटिक बोलते हैं। एनाबॉलिज्म बता ही दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाँ, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्सटेंड फ्रॉम, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक की सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है। यानी कि दो चर दिए हैं और दो चरों के बीच जो संबंध होता है उनका गुणांक दिया है,
तो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से +1 तक होता है, यानी दो चरों के बीच का जो गुणांक होता है -1 से +1 होता है। ये कोरिलेशन का है, मैकपियर्सन ने दिया था कोरिलेशन का, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 16, प्रशिक्षण चक्र के सही क्रम को चुनें। यानी कोई भी ट्रेनिंग सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। तो कोई भी ट्रेनिंग का जो चक्र आप बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, गोल सेटिंग। पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है, उसके बाद प्रशिक्षण का क्रियान्वयन करना है, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग। फिर ट्रेनिंग का जो क्रियान्वयन के, तो ट्रेनिंग का मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन करके फीडबैक देना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता की वृद्धि, ये भी उद्देश्य है। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी, रणनीति योग्यता की वृद्धि, ये भी उद्देश्य है। और 3 है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की वृद्धि, खेल प्रदर्शन की वृद्धि। और इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल वृद्धि। तो ये सारे उद्देश्य तो हैं, लेकिन इसमें सबसे हाई लेवल का उद्देश्य, मतलब जिसके डिग्री हाई हो, उसको हमको छांट कर निकालना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका उद्देश्य होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो इन चारों उद्देश्यों में से सबसे अच्छा उद्देश्य यही है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको कूट करना है, सीक्वेंस लगाना है कि अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर फर्स्ट एड मैनेजमेंट इन स्प्रेन। यानी क्या है कि जब किसी व्यक्ति को स्प्रेन हो जाती है, मोच हो जाती है, तो फर्स्ट एड में कौन सा सीक्वेंस अप्लाई करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहले दिया राइस, आप लोग पढ़े होंगे राइस। आर का मतलब होता है सबसे पहले रेस्ट, उसके बाद आइस, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद आपका इलेवेशन, मैंने उठाना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ये 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन पीरियोडाइजेशन विच फेज इज नोन एज फेज ऑफ बेस क्रिएशन। पीरियोडाइजेशन में कौन सा चरण आधार निर्माण करने का चरण भी माना जाए। आधार मतलब कि बेस निर्माण, जो ट्रेनिंग का बेस होता है। बेस में फिजिकल कंपोनेंट हो गए, फिटनेस कंपोनेंट हो गए। जैसे फिटनेस के कंपोनेंट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडुरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस। तो ये सब फिजिकल के कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें कौन से पीरियड में बेस क्रिएट किया जाता है? प्री कंपटीशन फेज, ट्रांजिशनल फेज और कंपटीशन फेज और प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज ही सही है। प्रिपरेटरी फेज में ही बेस क्रिएट किया जाता है और यह पीरियोडाइजेशन का पहला फेज होता है प्रिपरेटरी फेज। उसके सब पार्ट होते हैं। और कंपटीशन फेज मेन बीच का पार्ट होता है। ट्रांजिशनल फेज को रिकवरी फेज भी बोलते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ये पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 120 क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे 20-20 करके मैं वीडियो डालूंगा और आप लोग के लिए नॉलेज इन्हांस करने के लिए मैं ये सब क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूँ। तो इन विच ईयर विंटर ओलंपिक गेम्स
वेयर इंट्रोड्यूस, किस वर्ष में शीत ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1920 सोची रूस में विंटर ओलंपिक गेम का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार आज मैं 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ और यह क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई हो सकता है और इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और मैं इसी तरह 20 क्वेश्चंस का मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।